जो कल की क्लास अटेंड किए थे उनको बताया था कि सीजीपीएससी का क्या स्ट्रक्चर है। मैथ्स और रीजनिंग का विषय डील करूंगा मैं। तो कल बताया था कि मैथ्स और रीजनिंग आप लोग को सीजीपीएससी में कहां कहां पे मिलेगा, सीजी व्यापम में कहां कहां पे मिलेगा। अमीन पटवारी के एग्जाम के बारे में चर्चा किया था। आरआई पटवारी, मंडी इंस्पेक्टर, लेबर इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर, इन सारे एग्जाम्स के बारे में चर्चा किया था कल। इसके बाद बोला था स्टार्ट करेंगे आज से जो एक्चुअल लेक्चर है अपना, जहां से अपना पूरा सिलेबस पे डिस्कशन चालू होगा। चलिए तो स्टार्ट करेंगे। मैथ्स का जो पहला टॉपिक है, मैथ्स का पहला जो टॉपिक अपन डील करेंगे, सबसे पहला जो अपना टारगेट होगा वो टारगेट मैंने बताया था आपको। सबसे पहले अपन जानेंगे संख्या के बारे में कि संख्या क्या होता है। सबसे पहला काम, संख्या कितने प्रकार का होता है, संख्या कितने प्रकार का होता है, और संख्या के अलग अलग प्रकारों पर जितने भी प्रश्न आज तक पूछे गए हैं सीजीपीएससी में, सीजी व्यापम में, उन सारे प्रश्नों को डील करेंगे। सबसे पहला टारगेट अपना ये होने वाला है कि संख्या क्या होता है, संख्या कितने प्रकार का होता है, संख्या के अलग अलग प्रकारों पर प्रश्न पूछे गए हैं। मतलब नंबर क्या है, नंबर कितने टाइप का होता है, और अलग अलग टाइप पे प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे बात करूं मैं, परिमेय संख्या पर प्रश्न बने हैं। परिमेय संख्या का मतलब रैशनल नंबर, रैशनल नंबर को लेकर के प्रश्न पूछे गए हैं। भिन्न संख्या, फ्रैक्शनल नंबर को लेकर के प्रश्न पूछे गए हैं। अभाज्य और भाज्य संख्या मतलब कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को लेकर के प्रश्न पूछे गए हैं। हर एग्जाम में, पीएससी के एग्जाम की बात करूं मैं, व्यापम के एग्जाम की बात करूं मैं, सेंट्रल के एग्जाम की बात करूं मैं, तो लगभग हर एग्जाम में आपको नंबर्स को लेकर के प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इसका एप्लीकेशन अगर देखा जाए, एप्लीकेशन पूरे मैथ्स में है, इसका एप्लीकेशन पूरे मैथ्स में है। बोलने का मतलब लगभग हर चैप्टर में आपको नंबर्स की बेसिक जानकारी यूज में आएगी, लगभग हर चैप्टर में। रीजनिंग में बहुत रोल आएगा इनका, नंबर्स का। प्राइम नंबर को लेकर के रीजनिंग में सीरीज के प्रश्न बनते हैं। जो श्रेणी पढ़ते हैं अपन, उसमें प्राइम नंबर्स के लॉजिक लगते हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर के लॉजिक लगते हैं, मतलब सम संख्या विषम संख्या के। तो नंबर्स का जो यूज है ये पूरे मैथ्स में भी करना है अपन को और पूरे रीजनिंग में करना है। नंबर्स के बिना ना तो मैथ्स आगे बढ़ेगा ना तो रीजनिंग आगे बढ़ेगा आपका। इसके बाद मैंने बोला था बेसिक कैलकुलेशन अपन सीखेंगे। बेसिक कैलकुलेशन का मतलब वी बॉड मास रूल। बेसिक कैलकुलेशन का मतलब होगा वी बॉड मास रूल। वी बॉड मास रूल आपके कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करेगा। वी बॉड मास रूल अलग अलग प्रकार की संख्याओं पर, होल नंबर्स पे मतलब पूर्ण संख्याओं पर देखेंगे, भिन्न संख्याओं पर, फ्रैक्शनल नंबर पर देखेंगे, फिर दशमलव वाली संख्याओं पर मतलब डेसिमल वाले नंबर्स पर देखेंगे। अलग अलग प्रकार की संख्याओं पर वी बॉड मास रूल का प्रयोग करेंगे अपन। मतलब इतना होने के बाद बेसिक में कभी गड़बड़ नहीं होगा आपसे। इतना होने के बाद बेसिक बोलने का मतलब नंबर्स को लेकर के कभी कुछ डाउट नहीं आएगा। कोई भी नंबर अगर मैं आपके सामने लिख दूंगा तो आपको पता रहेगा कि वो नंबर है कौन सा। कैलकुलेशन को लेके कभी डाउट नहीं आएगा। कैसा भी मैं व्यंजक लिख दूं एक, आप उसको सॉल्व कर ही लेंगे। कैलकुलेशन में कभी दिक्कत नहीं आएगा आपको। नंबर्स को लेकर के कभी आपका ऐसा डाउट में नहीं रहेंगे कि ये संख्या कौन सी होती है, परिमेय है कि अपरिमेय है, परिमेय है तो क्यों है, अपरिमेय है तो क्यों है। ऐसी बहुत सारी बातचीत आएगी। इतना लगभग 10 लेक्चर लगता है इतना पढ़ने में, लगभग, कम से कम बोल रहा, कम से कम 10 लेक्चर, कम से कम बोल रहा हूं 10 लेक्चर लगते हैं इतना कंप्लीट करने में। लेकिन ये 10 लेक्चर अगर आपने प्रॉपर अटेंड किए हैं तो कैलकुलेशन को लेकर के, नंबर्स को लेकर के कभी पूरे मैथ्स में, रीजनिंग में कोई डाउट की स्थिति पैदा नहीं होगी। तो ये स्टार्ट करेंगे पहले संख्या से अपन। कुछ जानकारी आप लोग से अगर मैं पूछूं तो कुछ पता है संख्या को लेकर के? जैसे परिमेय संख्या की बात करूं मैं, जानते हैं क्या होती है परिमेय संख्या? रैशनल नंबर क्या होता है, जानते हैं क्या? अरे 9 10 तक तो पढ़े ही है मैथ्स को। 11 से भले मैथ्स छोड़ दिए होंगे, 9 10 तक तो मैथ्स पढ़ी होगी ना। 9th 10th तक तो कंपलसरी रहता है मैथ्स। क्या होता है रैशनल नंबर, बताइए। परिमेय संख्या जो भी जानते हैं बताइए। कुछ नहीं जानते हो क्या है? पी बाई क्यू के फॉर्म में जिसको लिख पाए, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे 2/5 को परिमेय संख्या बोलोगे कि नहीं बोलोगे? 2/5 को परिमेय संख्या बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बोलेंगे? बताइए, आप ही जो आंसर दिए हैं बोलेंगे। 9/4 को परिमेय संख्या बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अच्छा, 0 परिमेय संख्या है कि नहीं? 0, 0 एक नंबर 0, ये परिमेय संख्या, रैशनल नंबर है कि नहीं? 0 है क्या?
क्या लगता है? -3 परिमेय संख्या है कि नहीं है? -3। अच्छा, पाई क्या है? परिमेय है कि अपरिमेय है? पाई, पाई सुने हैं? अपरिमेय, इर्रेशनल। पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7 बोल रहे हो आप, ये तो सुने होगे। तो पाई का वैल्यू अगर 22/7 आप बोल रहे हैं, तो फिर तो पाई को p/q के फॉर्म में आप लिखे हैं, तो फिर पाई को अपरिमेय क्यों बोल रहे हो? कारण क्या है इसका? आपके हिसाब से 2.33333 ऐसा लिख दूं मैं, तो आपके हिसाब से ये अपरिमेय हो गया ना? ये क्या है, अगर ये पूछूं मैं आपसे, ये क्या है? 2.3333 कभी खत्म ही नहीं हो रहा है। 3 क्या है, परिमेय कि अपरिमेय? ऐसा डरिए मत, नॉर्मल बातचीत ही कर रहा हूं। नहीं पता है तो नहीं पता है, पता है तो बताइए। ये नॉर्मल मैं देखना चाह रहा हूं कि कितना जानकारी आप लोग को है, किस लेवल तक का जानकारी रखे हैं, मैं ये देखना चाह रहा हूं। अच्छा चलो छोड़ो इसको। अभाज्य संख्या सुने हैं? प्राइम नंबर, सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है? 2, 1, 0, क्या है? 2 है सबसे छोटा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या पढ़े हैं बचपन में? तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है? 2 है। अभाज्य प्राइम नंबर 1 है क्या अभाज्य? सबसे छोटी सम संख्या क्या है? सबसे छोटा इवन नंबर क्या है? सबसे छोटा सम संख्या 2। 0 सम संख्या है कि नहीं? चलो ठीक है, मैं समझ गया, लिखते हैं चलिए। मतलब मैं समझ गया हूं कि वैसे भी मैं पूरा ही लिखवाऊंगा, आप लोग सारे आंसर देते तो भी मैं पूरा ही बताता, मेरे ऐसे बताने में ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, बीच में थोड़ा 15 मिनट का गैप रहता है, उसको थोड़ा सा झेल लीजिएगा, क्योंकि उस ब्रांच से इस ब्रांच ऐसा अप डाउन होता है फैकल्टीज का। तो बीच में 10 मिनट 15 मिनट अगर ब्रेक रहता है, तो आगे जाके प्रैक्टिस सीट्स वगैरह आप लोग को दे दिया रहेगा, प्रैक्टिस सीट आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे, उसको थोड़ा मोड़ा सॉल्व करते रहना। बीच में अगर गैप हो रहा है क्लास के बीच में 15 मिनट का, 10 मिनट का गैप अगर हो गया है, कोशिश करेंगे ना हो वो, लेकिन उधर से इधर आने में ट्रैफिक इतना रहता है कि 10 मिनट का गैप बीच में हो ही जाता है, 10-15 मिनट का। तो आगे से थोड़ा मोड़ा पढ़ने के बाद प्रैक्टिस सीट्स वगैरह आपको दे दिया करेंगे, वो बीच में जो गैप रहेगा 10 मिनट का 15 मिनट का, उसमें प्रैक्टिस सीट्स वगैरह लगाते रहेंगे आप लोग। चलिए देखते हैं, लिखेंगे संख्या के बारे में। इंग्लिश मीडियम वाला कोई है क्या इसमें? इंग्लिश है, ठीक। चलिए, संख्या की परिभाषा क्या लिखेंगे? सामान्य जानकारी संख्या को लेकर के क्या लिखेंगे? लिखिए, संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं, 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 जिनका उपयोग मापने में, गिनने में, जिनका उपयोग मापने में, गिनने में इत्यादि चीजों में किया जाता है, जिनका उपयोग मापने में, गिनने में इत्यादि चीजों में किया जाता है। संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं, जिनका उपयोग मापने में, गिनने में इत्यादि चीजों में किया जाता है। नंबर्स आर द मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स, numbers are the mathematical objects which are used for measuring, counting, etc. numbers are the mathematical objects which are used for measuring, counting, etc. सामान्य जानकारी है, बहुत काम की नहीं है, एक सामान्य सी परिभाषा। अब नोट्स में आप लिखेंगे, नोट्स बना रहे हैं तो प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, बहुत सारा सीखने को मिलेगा, बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। जैसे पाई के बारे में आपने बोला 22/7, तो पाई का एक्चुअल वैल्यू 22/7 होता ही नहीं है, पहली बात तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू पाई का 22/7, पूरी कहानी बताऊंगा आपको मैं। तो संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं, जिनका उपयोग मापने में, गिनने में इत्यादि चीजों में किया जाता है। एकदम सामान्य सी जानकारी संख्या को लेकर के। अब यहां पर थोड़ा सा समझने वाली बात यह है कि सर ये मापने का मतलब क्या और गिनने का मतलब क्या, मेजरमेंट और काउंटिंग का क्या मतलब है।
तो मापने का मतलब जैसे मैं अपनी हाइट को मापूंगा तो ये मापना हो जाएगा, मैं अपने वेट को मापूंगा तो ये क्या हो जाएगा, मापना। रायपुर से बिलासपुर का डिस्टेंस को मापूंगा तो ये क्या हो जाएगा, मापना। चावल की मात्रा 2 किलोग्राम 3 किलोग्राम, दूध की मात्रा 2 लीटर 2.5 लीटर 3 लीटर, तो ये क्या हो जाएगा, मापना। मेरी हाइट मान लो 171 सेंटीमीटर है तो ये क्या है, मेजरमेंट है, मापना है। मेरा वेट मान लो 75 केजी है तो ये क्या है, मेजरमेंट है, मापना। रायपुर से बिलासपुर का डिस्टेंस 120 किलोमीटर है तो ये क्या है, मेजरमेंट यानी मापना। समझ आ रहा है। दूध की मात्रा 2 लीटर 2.5 लीटर 3 लीटर, तो मापना ही तो है ये। गिनने का मतलब क्या समझ आता है, जैसे चेयर्स को काउंट करना स्टार्ट कर दिया मैं, 1 2 3 4 ऐसे चेयर्स को काउंट कर रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा, गिनना। विद्यार्थियों की संख्या को काउंट कर रहा हूं मैं, कितने स्टूडेंट्स हैं तो ये क्या हो जाएगा, गिनना। पंखे कितने लगे हैं, लाइट कितनी लगी है, समझ आ रहा है, तो ये सब हो जाएगा गिनना। तो सिंपल सी सामान्य सी जानकारी है कि संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग मापने में, गिनने में इत्यादि चीजों में किया जाता है। मापने और गिनने का मतलब आपने समझा। अब एक छोटा सा डिफरेंस देखना, ये जो डेसिमल वाले नंबर्स हैं 2.5 3.42 4.96 9.243 6.52, ये जो डेसिमल वाले नंबर्स हैं ना, दशमलव वाली जो संख्याएं हैं, इनका यूज आप मापने में कर सकते हैं, लेकिन इनका यूज आप गिनने में नहीं कर सकते। इनका यूज गिनने में आप नहीं कर सकते। एकदम व्यवहारिक एग्जांपल्स लीजिए। जैसे मैं बोला चावल की मात्रा 2.5 केजी हो सकती है ना। दूध की मात्रा 3.42 लीटर हो सकती है। कोई लेंथ 4.96 सेंटीमीटर हो सकती है। कोई दूरी 9.243 किलोमीटर हो सकती है। लेकिन गिनने में ऐसा गिनेंगे क्या कि क्लास में 2.5 लड़के बैठे हैं, ऐसा बोलेंगे कभी? कभी नहीं बोलेंगे। 3.42 लड़कियां हैं, ऐसा कभी बोलेंगे क्या? 6.52 कुर्सियां रखी हैं, ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। तो गिनने में ये दशमलव वाली संख्याओं का कोई उपयोग नहीं होता है। ये जो डेसिमल वाले नंबर्स हैं, इनका मापने में उपयोग होगा, इनका गिनने में कोई उपयोग नहीं होता है। गिनने में कैसी संख्याएं यूज होंगी, ये देखिए, गिनने में ऐसी संख्याएं यूज होंगी। तो ये जो संख्याएं हैं ये गिनने में यूज होंगी और गिनने के साथ साथ मापने में भी यूज होंगी। लेकिन ये वाली जो संख्याएं हैं ये केवल और केवल मेजरमेंट में काम आएंगी, काउंटिंग में काम नहीं आएंगी। अब ये संख्याएं क्या कहलाती हैं, कहां पे फिट बैठती हैं, ये संख्याएं क्या कहलाती हैं, कहां पे फिट बैठती हैं, देखेंगे आगे चल के उसको। एकदम सामान्य जानकारी, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सामान्य जानकारी। संख्या को लेकर के कोई पूछे तो आप बोल सकते हैं कि संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग मापने में, गिनने में इत्यादि चीजों में किया जाता है। मापने का मतलब आपने समझा, हाइट को मापना, वेट को मापना, डिस्टेंस को मापना, क्वांटिटी को मापना। गिनने का मतलब सजीव वस्तु या निर्जीव वस्तुओं को गिनना। ये वाली संख्याएं मापने में काम आएंगी, गिनने में नहीं आएंगी। ये वाली संख्याएं मापने और गिनने दोनों में काम में आ जाएंगी। बनेगा यहां तक? इस स्लाइड में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए मेन मुद्दे की बात में आते हैं। लिखेंगे संख्या का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। संख्या का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। संख्या का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, ये काम का है। देखिए देखिए संख्या जो है मुख्यतः दो प्रकार की होती है। नंबर जो है मेनली दो टाइप के होते हैं। संख्या मुख्यतः दो प्रकार की, एक होती है वास्तविक संख्या, एक होती है वास्तविक संख्या और दूसरी होती है काल्पनिक संख्या। एक वास्तविक संख्या और दूसरी काल्पनिक संख्या। तो संख्या मुख्यतः दो प्रकार की, एक वास्तविक संख्या जिसको बोलते हैं रियल नंबर, और दूसरी काल्पनिक संख्या जिसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। नवीन जायसवाल, 2.5 दर्जन बच्चे बैठे हैं। अब ये बोल रहे हैं कि ऐसा 2.5 दर्जन, ऐसा 2.5 डजन बच्चे जो है बैठे हैं। अब 2.5 दर्जन बच्चे बैठे हैं, आप बोल रहे हैं कि ये तो अपन ने बच्चों की संख्या को मेजरमेंट कर दिया। तो 2.5 दर्जन जो आप बोल रहे हैं उसको काउंट करके ही तो पता किए होगे ना यार, तौल करके थोड़ी पता किए होगे कि 2.5 दर्जन है वो। 2.5 दर्जन बच्चे बैठे हैं मान लो क्लासरूम में, बोले आप 2.5 दर्जन का मतलब कितने बच्चे हो गए? कितने?
30 बच्चे हो गए, 1 दर्जन में 12, तो 2.5 दर्जन बच्चे बैठे हैं। तो आपने ऐसा थोड़ी कि मेजरमेंट किया है भाई उनका, कि तौल के आपने बताया कि 2.5 दर्जन बच्चे बैठे हैं, उसको भी तो काउंट ही किया होगा ना, ऐसे करके काउंट किया, कितने आए 30, 30 को आपने क्या नाम दे दिया 2.5 दर्जन। समझ आ रहा है? केला खरीदने जाते हो 1 दर्जन बोलते हो तो गिन के देता है ना 12 ठो, ऐसे थोड़ी कि तौल के देता है आपको। तौला मतलब मेजरमेंट, गिना मतलब काउंटिंग। समझ आ रहा है? तो ऐसा नहीं कि 2.5 दर्जन बोल दिया सर मतलब ये तो मेजरमेंट हो गया, मेजरमेंट नहीं है, काउंटिंग ही है। 2.5 दर्जन का मतलब क्या, गिनना है, उसको गिन के पता लगाए। 30 केले मतलब कितना, 2.5 दर्जन। समझ आ रहा है? लेकिन आप लोग के डाउट अलग ही हैं। ठीक है, जैसा भी डाउट होगा, अच्छा वाहियात जैसा भी होगा क्लियर कर दूंगा मैं, इतना क्षमता है मेरे में कि मैं आपके डाउट को डाउट नहीं रहने दूंगा, यहां से लेके एंड तक जैसे भी डाउट आपके आएंगे उसको मैं क्लियर कर ही दूंगा। इतना अनुभव है, पिछले 8-9 साल हो गए मेरे को, 9-9 घंटे केवल मैथ्स और रीजनिंग की क्लास ही ले रहा हूँ। कोई और क्लास मैंने आज तक ली नहीं है, 1-2 बार ली है मैंने। मैथ्स और रीजनिंग में पिछले 8-9 साल काम किया मैंने, केवल मैथ्स और रीजनिंग में। और एक दिन में लगभग 8 से 9 घंटे क्लास चलती है मेरी, केवल मैथ्स और रीजनिंग की। इतना अनुभव है, मैं आप लोग को ये एकदम श्योरिटी दिला रहा हूं कि आप लोग के डाउट्स नहीं रहेंगे। और पहली बात, डाउट्स आएंगे ही नहीं, पहले ही क्लियर हो जाएंगे। बेसिक एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम, ये मैं श्योरिटी के साथ बोल रहा, बेसिक एकदम क्लियर हो जाएगा आपका। मैथ्स को लेके जो डर भय था, बेस नहीं है अपने पास लाभ हानि का, प्रतिशत का, वो बेस एकदम बन जाएगा आपके पास। औसत क्या है, प्रतिशत क्या है, लाभ हानि क्या है, उसका जो बेस है ना, वो बेस एक्चुअल में जहां से कोई भी प्रश्न अगर आपके पास आए तो आप उन प्रश्नों को लगा लें। वो तभी लगा पाएंगे जब बेस एकदम क्लियर होगा, वो क्लियर होगा, देखिएगा आप लोग का। तो संख्या मुख्यतः 2 प्रकार की, एक वास्तविक और दूसरी काल्पनिक। मेनली 2 प्रकार की संख्याएं होती हैं। अब काल्पनिक संख्या आपके सिलेबस में नहीं है, ध्यान रखिएगा। काल्पनिक संख्या सीजीपीएससी के एग्जाम में बैठिए आप, या सीजी व्यापम के एग्जाम में बैठिए, काल्पनिक संख्या आपको सिलेबस में दिखाई नहीं देगा। कारण क्या है? कारण यह है कि काल्पनिक संख्या एक्चुअल में आप 11th से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और 11th का कोई पोर्शन आपको दिखाई नहीं देगा इसमें। काल्पनिक संख्या आपके सिलेबस में नहीं है। फिर भी एक सामान्य जानकारी अगर मैं बोलूं तो काल्पनिक संख्या मतलब जो केवल कल्पना में हो, जो इमेजिनेशन में हो। नॉर्मल से अगर एक सामान्य जानकारी बोलूं तो जो केवल कल्पना में हो। कल्पना में हो का मतलब जो इमेजिनेशन में हो, सामान्य जीवन में, जनरल लाइफ में जिसका कोई उपयोग ना हो। सामान्य जीवन में कोई उपयोग नहीं होता इनका, सामान्य जीवन की बात कर रहा हूं, सामान्य जीवन में कोई उपयोग नहीं होता है। सामान्य जीवन की बात करूं तो सामान्य जीवन में इनका कोई उपयोग नहीं होता है। कैसे पहचानेंगे कि काल्पनिक संख्या है ये? तो पहचानेंगे कैसे? वर्गमूल के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव फॉर्म में कोई संख्या है, वर्गमूल के अंदर अगर ऋणात्मक रूप में कोई संख्या है, स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव फॉर्म में कोई संख्या है, तो ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं? काल्पनिक, इमेजिनरी नंबर। ध्यान रखेंगे। समझ पा रहे हैं? पहचानने का तरीका क्या रहेगा ये देख सकते हैं। वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक रूप में संख्याएं अगर हैं, स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव फॉर्म में कोई नंबर दिखाई दिया, स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव फॉर्म में कोई नंबर दिखाई दिया तो इसको बोलेंगे काल्पनिक संख्या, मतलब इमेजिनरी नंबर। ऐसा कोई भी नंबर आपके सिलेबस में कहीं पे दिखाई नहीं देगा। -2 को काल्पनिक मत बोलना, वर्गमूल 2 को काल्पनिक मत बोलना, वर्गमूल -2 क्या कहलाएगा? काल्पनिक। समझ आ रहा है? वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक रूप में अगर संख्याएं हैं तो ऐसी संख्याओं को आप काल्पनिक संख्याएं बोलते हैं। ऐसी कोई संख्या आपके सिलेबस में नहीं है। सामान्य जीवन में ऐसी संख्याओं का कोई उपयोग आप नहीं देखते हैं। सामान्य जीवन जो अपन जीते हैं, वैसे जीवन में ऐसी कोई संख्या आपको दिखाई नहीं देती है। जानकारी तो बहुत सारी है, इनको आई के रूप में लिखा जाता है, ऐसा सोचे हो, पढ़े हो कभी? आई का वैल्यू क्या होता है? स्क्वायर रूट -1। आई को बोलते हैं आयोटा या इमेजिनरी नंबर। तो जानकारी तो बहुत सारी है, जानकारी तो इतनी है कि आप अगर पूरा 2-2.5 घंटा पढ़ेंगे तो भी खत्म नहीं होगा काल्पनिक संख्या। लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको यह सब जानने की आवश्यकता नहीं है। आप बस इतना याद रखिए कि वर्गमूल के अंदर में अगर ऋणात्मक रूप में संख्याएं हैं तो ऐसी संख्याओं को बोलेंगे काल्पनिक। समझ आ रहा है? काल्पनिक को छोड़ करके जो बचा, जो आपके सिलेबस में है, वो क्या है? वास्तविक।
वास्तविक संख्या को क्लासिफाई करेंगे तो वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इसको बोलते हैं रैशनल नंबर, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर। तो वास्तविक संख्या रियल नंबर दो टाइप का, परिमेय और अपरिमेय, रैशनल एंड इरैशनल, रैशनल एंड इरैशनल। अब एक बात समझो, यहां से काफी कुछ आपको क्लियर होगा, ध्यान से देखो। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ऐसी कोई संख्या आपके सिलेबस में नहीं आएगी। आपके सिलेबस में केवल क्या है, वास्तविक। और वास्तविक कितने प्रकार का है, दो प्रकार का, परिमेय और अपरिमेय। ये आपके सिलेबस में नहीं है, इमेजिनरी नंबर हटा दो। आपके सिलेबस में केवल क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर दो टाइप का, रैशनल एंड इरैशनल। इसका मतलब यह हुआ कि आपके सामने मैथ्स में, रीजनिंग में जितनी भी संख्याएं आएंगी वो या तो रैशनल होंगी या तो इरैशनल। क्लियर हो पा रहा है क्या बोल रहा हूं? क्योंकि ये तो आपके सिलेबस में है नहीं। आपके सिलेबस में केवल क्या है, वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या दो प्रकार की है। इसका मतलब आपके सिलेबस में जितनी संख्याएं आपके सामने आई, या तो वो परिमेय होंगी या तो वो अपरिमेय। 99.9% संख्याएं जो आपके सामने आएंगी वो क्या होंगी, परिमेय। 99.9% संख्याएं बोल रहा हूं जो आपके सामने आएंगी वो परिमेय होंगी। देखेंगे आगे चल के। परिमेय संख्या को आगे क्लासिफाई करते हैं। परिमेय संख्या को आगे क्लासिफाई करेंगे तो परिमेय संख्या जो है ये तीन प्रकार की है। पहली है प्राकृत संख्या, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। दूसरी है पूर्ण संख्या, इसको बोलते हैं होल नंबर। और तीसरी है पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, इसको बोलते हैं इंटीजर्स। तो परिमेय संख्या को आगे क्लासिफाई किए तीन प्रकार की, प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। इसके बाद इंटीजर्स, पूर्णांक संख्या को आगे क्लासिफाई करूंगा तो ये तीन टाइप का होता है। ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक मतलब नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। दूसरा होता है शून्य पूर्णांक, शून्य पूर्णांक मतलब जीरो इंटीजर। और तीसरा धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पूर्णांक संख्या तीन प्रकार का, ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक, नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव। प्राकृत संख्या दो प्रकार का होता है, एक होता है समप्राकृत संख्या, समप्राकृत संख्या जिसको बोलते हैं अपन इंग्लिश में इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। अच्छा, इसी को अपन सम संख्या भी बोल देते हैं, इवन नंबर इसी को बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना, इसी को अपन इवन नंबर भी बोल देते हैं। दूसरा होता है विषम प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्या मतलब ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, इसी को अपन विषम संख्या भी बोलते हैं, बोलचाल में इसी को अपन विषम संख्या भी बोलते हैं, मतलब ऑड नंबर्स। ये क्लासिफिकेशन पूरे संख्या का लिखा गया है, ये क्लासिफिकेशन है। ऑनलाइन वाले नोट करते रहिए, नोट्स बनाएंगे, बिना नोट्स के कुछ होगा नहीं, मैं पहले भी बोल चुका हूं। ये क्लासिफिकेशन संख्या का लिखा हुआ है, समझ आ रहा है? संख्या दो प्रकार का, वास्तविक और काल्पनिक, काल्पनिक छोड़ दीजिए। वास्तविक दो प्रकार का, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय तीन प्रकार का, प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक। पूर्णांक तीन प्रकार का, ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक। प्राकृत दो प्रकार का, सम प्राकृत और विषम प्राकृत, इसी को बोलते हैं सम और विषम। तो नंबर दो टाइप का है, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को आपने समझा, उसको हटाइए। रियल नंबर दो टाइप का, रैशनल एंड इरैशनल। रैशनल तीन टाइप का, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। इंटीजर्स तीन टाइप का, नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव। नेचुरल नंबर्स दो टाइप का, इवन नेचुरल नंबर एंड ऑड नेचुरल नंबर, इसी को इवन नंबर, इसी को ऑड नंबर बोलते हैं। कुछ संख्याएं और हैं जो कि देखेंगे अपन। एक है अभाज्य संख्या,
बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैथ्स और रीजनिंग दोनों में काम आएगी। इसको बोलते हैं प्राइम नंबर इंग्लिश में। दूसरी है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। और तीसरी है भिन्न संख्या, भिन्न संख्या, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल नंबर। इतनी संख्याएं आपको कवर करनी है, इतनी संख्याएं हैं जो कवर करनी है आपको। अभाज्य, भाज्य और भिन्न, प्राइम, कंपोजिट एंड फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर का पूरा क्लासिफिकेशन भी देखेंगे अपन, सुने होंगे उचित भिन्न, सुने हैं क्या? अनुचित भिन्न, मिश्रित भिन्न मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन, साधारण भिन्न मतलब सिंपल फ्रैक्शन। पूरा क्लासिफिकेशन देखेंगे इसका। ये बहुत काम की है भाज्य और भाज्य। ये है क्लासिफिकेशन। ये सब किसके अंतर्गत आएगा? तो ये परिमेय संख्या के ही अंतर्गत आ जाएगा। रैशनल नंबर का ही देखा जाए तो वो उसके अंतर्गत ही बैठेगा। लिखे यहां तक पूरा? अब एक एक करके संख्याओं को लिखेंगे और उस पे प्रश्न जो पूछे गए हैं अभी तक पीएससी, व्यापम या सेंट्रल के एग्जाम में, उन प्रश्नों को भी डील करेंगे। लिखे यहां तक? समझ आया? समझने की बहुत ज्यादा बात अभी तक हुई नहीं है, केवल लिखने का ही काम हुआ है। आगे जाके एक और संख्या आएगी, जानते हैं? सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, सुने हैं क्या? सह अभाज्य, को प्राइम, जानते हैं क्या होता है? क्या होता है? सह अभाज्य, को प्राइम, सह अभाज्य सुने हैं? जैसे 8 और 9 सहभाज्य है क्या? चार और 7 है क्या सहभाज्य? ऐसा नहीं है, देखेंगे आगे जाके, देखेंगे आगे जाके, पढ़ाऊंगा वो आगे जाके देखेंगे, अभी उसकी आवश्यकता भी नहीं है। अभाज्य देखेंगे, अभी काम का ये लिखे यहां तक। पहला लिखिए प्राकृत संख्या, सबसे पहला। पिछले बार व्यापम के एग्जाम में एक प्रश्न भी आया था, संख्या को अगर सीखना है, संख्या पद्धति अगर पढ़ना है आपको, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम सीखना है तो पहले क्या पढ़ें उसके बाद क्या पढ़ें, ऐसे 4 संख्याएं लिख दिया था। पिछले साल का ही प्रश्न है व्यापम का, 4 संख्याएं लिख के दिया था आपको। अब बोला संख्या पद्धति अगर सीखना चाहते हैं आप तो इन चारों में पहले क्या पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे। ऐसे प्रश्न भी पूछे गए हैं, पिछले साल की बात कर रहा हूं, व्यापम में ऐसा प्रश्न आया था। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे अपन? प्राकृत संख्या। जैसा पढ़ते हैं वैसा ही पढ़ा रहा हूं। सबसे पहले लिखिए प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर बोलते हैं इसको। एक बहुत अच्छा प्रश्न भी करेंगे, इसमें पूछा गया प्रश्न एक, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होता है? लिखिए 1 से, 1 से कहां तक? 10 मतलब नहीं है प्राकृत संख्या, लेकिन मतलब क्या? लिखिए वे संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं, वे संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं, वे संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं। The numbers which are used for counting, the numbers which are used for counting, वे संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं। The numbers which are used for counting is called natural numbers, वे संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं। अब ध्यान से समझना, वे संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं। अब किसी भी संख्या को गिनना स्टार्ट करेंगे तो कहां से करेंगे? किसी भी वस्तु को गिनना स्टार्ट करेंगे तो कहां से करेंगे? 1 से। मैं बोला वे संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं। अब किसी भी वस्तु को गिनना स्टार्ट करेंगे तो 1 से ही करेंगे ना यार। मैं बोला चेयर्स को काउंट करो तो आप ऐसा बोलोगे क्या 0 इधर बोल के 1 2 3 तो करोगे नहीं यार, एकदम स्वाभाविक सी बात बोल रहा हो।
मैं बोला चेयर्स गिनो, तो आप ऐसा थोड़ी बोलोगे 0 बोले फिर 1 2 3 4 किए, ऐसा तो करोगे नहीं। मैं बोला विद्यार्थियों की संख्या को गिनो, तो आप ऐसा थोड़ी करोगे 0 इधर बोल के 1 2 3 4 चालू करोगे, ऐसा तो करोगे नहीं। किसी भी वस्तु को गिनना स्टार्ट करोगे, चाहे वो निर्जीव हो चाहे वो सजीव हो, कहां से स्टार्ट करोगे? 1 से। एकदम सिंपल सी बात है, या तो कोई वस्तु मेरे पास होगी या तो नहीं होगी। जैसे इस रूम में चेयर्स या तो होंगी या तो नहीं होंगी। अगर नहीं है चेयर्स इस रूम में तो काउंटिंग की बात ही नहीं आएगी, और चेयर्स अगर हैं तो काउंटिंग कहां से स्टार्ट होगी? 1 से। तो प्राकृत संख्याएं कहां से स्टार्ट होती हैं? 1 से। किसी भी वस्तु को आप गिनना स्टार्ट करते हैं 1 से, तो प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होगी। कहां तक जाएगी पता नहीं है, सीरीज का कोई अंत ही नहीं है, इसीलिए इसको क्या लिखे हैं? अनंत। इस सीरीज का कोई अंत नहीं है, इस श्रेणी का कोई अंत नहीं है, इसलिए इसको अपन लिख दिए अनंत। समझ आ रहा है? तो सबसे छोटी या पहली प्राकृत संख्या क्या है? 1। सबसे छोटी लीस्ट या फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या है? 1 है। 0 प्राकृत संख्या में आएगा क्या? नहीं। समझ आ रहा? अपन ऐसा कभी नहीं बोलते 0 चेयर है, ऐसा नहीं बोलते। चेयर या तो होंगी या तो नहीं होंगी। समझ आ रहा है? नहीं है तो काउंटिंग की बात ही नहीं आएगी, अगर है तो स्टार्ट कहां से होंगी? 1 से। तो 0 नहीं आएगा। नेगेटिव नंबर्स आएंगे क्या नेचुरल नंबर्स में? नहीं आएंगे। कभी ऐसा बोले हो क्या कि कमरे में -2 चेयर्स हैं? ऐसा बोले हैं क्या? -3 चेयर्स हैं, -5 लड़के बैठे हैं कमरा में, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं। तो नेगेटिव नंबर्स 0 कुछ भी प्राकृत संख्या में नहीं आएगा। डेसिमल वाले नंबर्स आएंगे क्या? जल्दी से बताओ। ऐसे नंबर्स नेचुरल नंबर्स में आएंगे क्या? नहीं आएंगे। कभी ऐसा बोले हो क्या 1 लड़का 2 लड़का 2.5 लड़का? ऐसा बोले हो क्या? समझ आ रहा है? 1 कुर्सी 2 कुर्सी 3 कुर्सी 3.6 कुर्सी, ऐसा बोले हो क्या? नहीं। तो डेसिमल वाले नंबर्स नहीं आएंगे नेचुरल नंबर्स में, नेगेटिव नंबर्स नहीं आएंगे, 0 भी नहीं आएगा। लिख के काटेंगे इसको। एक क्वेश्चन लिखिए फिर। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा तो आएगा। डेसिमल वाला नहीं आएगा, डेसिमल वाला कोई भी नंबर नहीं आएगा, डेसिमल वाला कोई भी नंबर नेचुरल नंबर में नहीं आएगा। अब आप बोलेंगे 2 का स्क्वायर आएगा क्या? तो ये कितना होता है? 4 आएगा। समझ आ रहा है? मैं बोला 10/2 ये नेचुरल नंबर है कि नहीं है? 10/2 तो आप काटेंगे तो क्या आएगा? 5 है सर। मैं बोला 12/10 ये नेचुरल नंबर है क्या? तो काटेंगे तो कटेगा क्या? नहीं, पॉइंट में आएगा सर ये, तो इसका मतलब ये नेचुरल नंबर नहीं है। समझ आ रहा है? जो दशमलव में आया वो प्राकृत संख्या में शामिल नहीं होगा, नेगेटिव नंबर्स नहीं होंगे, 0 नहीं होगा। समझ आ रहा है? 10/2 आएगा ना प्राकृत संख्या में, क्योंकि 10/2 काटने पर क्या बन जाएगा? 5। लेकिन 12/10 आएगा क्या? नहीं, क्योंकि इसको भाग देके देखो 10 से 12 को, 1.2 आएगा। 1.2 प्राकृत संख्या नहीं होता है। बन जाएगा? अब एक क्वेश्चन लिखेंगे। नीचे कुछ कथन प्राकृत संख्या के संदर्भ में दिए गए हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा गया है पीएससी या व्यापम किसी एक एग्जाम में पूछा गया था। नीचे कुछ कथन प्राकृत संख्या के संदर्भ में दिए गए हैं। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर बेस्ड ऑन नेचुरल नंबर्स। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर बेस्ड ऑन नेचुरल नंबर्स। नीचे कुछ कथन प्राकृत संख्या के संदर्भ में दिए गए हैं। पहला कथन लिखिए, न्यूनतम प्राकृत संख्या, न्यूनतम प्राकृत संख्या अस्तित्व में रहती है। न्यूनतम प्राकृत संख्या अस्तित्व में रहती है। न्यूनतम प्राकृत संख्या अस्तित्व में रहती है। देयर एग्जिस्ट अ लीस्ट नेचुरल नंबर। देयर एग्जिस्ट अ लीस्ट नेचुरल नंबर। देयर एग्जिस्ट अ लीस्ट नेचुरल नंबर। अस्तित्व में रहने का मतलब एग्जिस्ट करना, एग्जिस्टेंस। समझ आ रहा है? अस्तित्व में रहने का मतलब एग्जिस्टेंस होना। देयर एग्जिस्ट अ लीस्ट नेचुरल नंबर। दूसरा लिखिए, अधिकतम प्राकृत संख्या। पूछा गया प्रश्न है, देखना बहुत सारा जानकारी मिलेगा। अधिकतम प्राकृत संख्या अस्तित्व में रहती है। अधिकतम प्राकृत संख्या अस्तित्व में रहती है। देयर एग्जिस्ट अ हाईएस्ट नेचुरल नंबर। देयर एग्जिस्ट अ हाईएस्ट नेचुरल नंबर।
देयर एग्जिस्ट अ हाईएस्ट नेचुरल नंबर। तीसरा लिखिए, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के मध्य, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के मध्य सदैव एक प्राकृत संख्या होती है, सदैव एक प्राकृत संख्या होती है। दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के मध्य सदैव एक प्राकृत संख्या होती है। There is always a natural number. There is always a natural number between two consecutive natural numbers. There is always a natural number between two consecutive natural numbers. There is always a natural number between two consecutive natural numbers. तीन कथन दिए हैं, आपको बताना क्या है, कौन सा या कौन से, कौन सा या कौन से कथन सत्य है या फिर हैं। कहने का मतलब एक भी सत्य हो सकता है, एक से अधिक भी सत्य हो सकता है। चलिए सोचिए, 10-20 सेकंड लीजिए, हड़बड़ी मत करिए। एक भी सही हो सकता है इनमें से, एक से अधिक भी सही हो सकता है, सब गलत हो सकते हैं, सब सही हो सकते हैं। सोचिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, सोचिए, थोड़ा समय लीजिए। ऑनलाइन वाले, रंजीता, रानी, ठीक, सोचिए थोड़ा सा। नवीन, नवीन आपको शिक्षक भर्ती में चाहिए तो वो बैच चल रहा है दूसरा, वो देख लीजिएगा। ये व्यापम का कंबाइन बैच है पीएससी के साथ। गेंदलाल, बनाइए इस प्रश्न को, बनाइए। अंजलि, इस प्रश्न को बनाइए। सोचिए, कौन सा या कौन से कथन सत्य है या फिर है। चलिए बताइए, तीनों सत्य है, सेकंड सत्य है, बाकी सब गलत। बताइए, पहला सही, बाकी दोनों गलत। सोचो यार, बनना चाहिए। अभी तो पता था प्राकृत संख्या आप लोग को, लीस्ट, 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 न्यूनतम मतलब छोटा से छोटा, लीस्ट। अब दोनों सही हो गए। आपका क्या आ रहा है, पहला और दूसरा, तीनों? पीछे क्या आ रहा है आप दोनों का, पहला और दूसरा? फर्स्ट, बस फर्स्ट, दूसरा भी। आप लोग का इधर तीनों, सभी, और केवल फर्स्ट, केवल फर्स्ट। और कोई बताना चाहेगा? फर्स्ट एंड थर्ड। ऑनलाइन वाले, पहला, तीसरा, केवल तीसरा, तीनों सही, केवल एक सही। फर्स्ट, फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड, ऐसा मिला जुला आंसर दे रहे हैं। नवीन, केवल तीन। दिशा, ओनली वन। अंजलि, पहला। गेंदलाल, तीसरा। ऐसा मिला जुला आंसर है काफी लोगों का। चलो तीसरा के बारे में थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, तीसरे को देखना। क्रमागत का मतलब होता है क्रम से, क्रमागत का मतलब लगातार, इंग्लिश में कंसेक्यूटिव या सक्सेसिव बोलते हैं इसको। क्रमागत मतलब क्रम से, क्रम टूटना नहीं चाहिए, लगातार। जैसे दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं का मतलब, जैसे 1 और 2, समझ रहा है? जैसे 5 और 6, जैसे 10 और 11, जैसे 50 और 51, जैसे 55 और 56, जैसे 98 और 99। ये दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं, ये दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं, ये दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं। दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं का मतलब दो ठो क्रम से। 10 और 12 दो ठो प्राकृत संख्या तो हैं, लेकिन दो क्रमागत प्राकृत संख्या नहीं है। 10 और 15 दो प्राकृत संख्या तो हैं, लेकिन दो क्रमागत प्राकृत संख्या नहीं है। दो क्रमागत, दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का मतलब, जैसे 1 और 2, 5 और 6, 10 और 11, 50, 51, 55, 56, 98, 99। अब बताओ तीसरा सही है कि गलत है? तीसरा गलत आया, अब समझ आ रहा है? अभी तीसरा गलत आ रहा है, समझ पा रहे हैं कैसे आया गलत? क्योंकि आप खुद सोचो, दो क्रमागत प्राकृत संख्या के बीच में कोई प्राकृत संख्या आएगी क्या? नहीं आएगी। पॉइंट वाले को तो प्राकृत बोलेंगे नहीं। अब
5 और 6 के बीच में, 50 और 51 के बीच में, 55 56 के बीच में, 98 99 के बीच में, 10 11 के बीच में, मतलब दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के बीच में कोई प्राकृत संख्या नहीं आएगी। तीसरा हो गया गलत। समझ आ रहा है? तीसरे को लेके कोई डाउट तो नहीं है किसी को? तो एक क्रमागत वर्ड बहुत यूज होगा, ध्यान रखिएगा। इंग्लिश में कंसेक्यूटिव या सक्सेसिव बोलते हैं, बहुत काम का है, बहुत यूज होगा, ये बहुत यूज होगा। अब पहला और दूसरा, इन दोनों पर विचार करते हैं। अस्तित्व में होने का मतलब क्या समझ आता है? एग्जिस्ट करने का मतलब क्या समझ आता है? अभी नंबर्स को छोड़ो, मैं इन जनरल बात कर रहा हूं। अस्तित्व में होने का मतलब क्या समझ आता है? रहेगा क्या? उसका उपयोग हो, मतलब जिस चीज का उपयोग नहीं होता है वो अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, ठीक बोल रहे हो। और क्या बोलना चाहते हो बताओ? अस्तित्व में रहने का मतलब क्या समझ आता है? नंबर छोड़ो ना, मैं इन जनरल बात कर रहा, व्यवहारिक जीवन में बताओ। अस्तित्व में रहने का मतलब क्या समझ आता है? एग्जिस्ट करने का मतलब क्या समझ आता है? आसान भाषा में कुछ बताओ, एग्जिस्ट करने का मतलब क्या समझ आता है? अस्तित्व में होने का मतलब क्या? प्रमाण हो। तो आपको जो चीजें दिखाई दे रही हैं वो अस्तित्व में हैं। असंख्य चीजें ऐसी हैं दुनिया में जो आपको दिखाई नहीं दे रही है, तो वो क्या है? वो अस्तित्व में नहीं है वो। ये फोन अस्तित्व में है कि नहीं है? है। ये फोन अस्तित्व में है कि नहीं है? 1000 साल पहले ये फोन अस्तित्व में था कि नहीं था? समझ आ रहा है? बोर्ड ये अस्तित्व में है कि नहीं आज? है। 1000 साल पहले ये बोर्ड अस्तित्व में था क्या? नहीं था। इसकी बात ही नहीं होती होगी, क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता था। इसकी बात ही नहीं होती होगी, कोई मोबाइल बोलता ही नहीं होगा, क्योंकि मोबाइल अस्तित्व में था ही नहीं। 1000 साल पहले ये बोर्ड अस्तित्व में नहीं था। समझ आ रहा है? आज ये फोन अस्तित्व में है, ये बोर्ड अस्तित्व में है, अपन देख पा रहे हैं, यूज कर पा रहे हैं, सुने हैं उसके बारे में अपन। तो यहां पर बोल क्या रहा है? न्यूनतम प्राकृत संख्या एग्जिस्ट करती है, बिल्कुल सही बात है। न्यूनतम प्राकृत संख्या अपन जानते हैं क्या होती है? एक। अरे जानते हैं मतलब एग्जिस्ट करती है, तभी तो अपन उसको जानते हैं। एग्जिस्ट करती है तभी तो अपन उसको जानते हैं। तो न्यूनतम प्राकृत संख्या क्या होती है? एक होती है। एक फोन, एक कैमरा, एक टीवी, एक कुर्सी, एक टेबल, एक पंखा, एक लाइट। इसका मतलब कि एक अपन यूज भी कर रहे हैं, अपन जान रहे हैं। सबसे पहली बात, मैं बोला न्यूनतम प्राकृत संख्या क्या, तो आप बोलते हैं एक। आप जान रहे हैं मतलब उसका एग्जिस्टेंस है, तभी तो आप उसको जान रहे हैं। मतलब पहला क्या है? सही। दूसरा, अधिकतम प्राकृत संख्या एग्जिस्ट करती है, क्या होगा? क्या बोलो? गलत होगा ये। अधिकतम प्राकृत संख्या अगर अस्तित्व में है तो बताओ क्या है फिर वो? अगर आप जानते हैं अधिकतम प्राकृत संख्या को, तो बताओ ना मेरे को क्या है वो? अनंत कोई संख्या थोड़ी है। अनंत का मतलब जिसका कोई अंत नहीं। ये तो अनेकार्थी का एकार्थी हो गया यार, हिंदी में पढ़ते हैं अपन, जिसका कोई अंत नहीं उसको क्या बोलते हैं? अनंत। समझ आ रहा है? अगर आप बोल रहे हैं कि सर अधिकतम प्राकृत संख्या अस्तित्व में है, तो मेरे को बताओ ना क्या है, लिख के बताओ मेरे को। आप लिख के दिखाओ मेरे को, अधिकतम प्राकृत संख्या, बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिख के बताओ मेरे को। लिख ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं लिख पाओगे? क्योंकि एग्जिस्टेंस ही नहीं है उसका। जैसे बचपन में अपन को क्या सिखाया गया? प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट करेंगे? एक से। चलो न्यूनतम तो पता है, आगे बढ़ते हैं, कहां तक जाएंगे? चलो ऐसे बढ़ते बढ़ते कहां तक आए? 100 तक। फिर अगला क्या आ गया? 101। ऐसे बढ़ते बढ़ते कहां तक आए? मान लो 10,000 तक। अगला क्या आ गया? 10,001 आएगा। ऐसे करते करते आप बोले सर ये मिल गया मेरे को अधिकतम प्राकृत संख्या, बड़े से बड़ा प्राकृतिक संख्या मिल गया मेरे को, इससे बड़ा होता ही नहीं है। इसमें एक जोड़ के अगला बता दूंगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? आप कुछ भी लिखो, आप बोले सर मेरे को मिल गया इस बार, ये देखो इससे बड़ा प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, ये बड़े से बड़ा प्राकृतिक संख्या है सर, इससे बड़ा प्राकृतिक संख्या होता ही नहीं है, फिर एक जोड़ के अगला बता दूंगा मैं। तो ऐसे में तो अंत ही नहीं आएगा ना। आप 40 साल तक लिखते गए लिखते गए लिखते गए, इतना बड़ा प्राकृतिक संख्या लिख के बैठे हो, बोले ये मैक्सिमम है सर, इससे बड़ा होता ही नहीं है, फिर मैं एक जोड़ के अगला बता दूंगा, आपका 40 साल का मेहनत खत्म। तो ऐसे कभी अंत आएगा क्या? अंत ही नहीं आएगा। आप कुछ भी लिखो,
50 साल तक लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, काउंटिंग चालू करो आज से, अगला 40-50 साल इसी में दे दो आप। 50 साल बाद आप मिले मेरे से, बोले ये देखो हो गया सर, इससे बड़ा प्राकृतिक संख्या, इससे बड़ा हो ही नहीं सकता, फिर एक जोड़ के अगला बताऊंगा। तो ऐसे कभी अंत आएगा क्या? अंत ही नहीं है, अंत ही नहीं आएगा। आप कुछ भी लिखो उसमें एक जोड़ के अगला आ जाएगा, कुछ भी लिखो उसमें एक जोड़ के अगला आ जाएगा। मतलब बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या एग्जिस्ट ही नहीं करती, अस्तित्व में ही नहीं है। इसीलिए गणितज्ञ बता के भी नहीं गए। अगर अस्तित्व में होता तो गणितज्ञ, मैथमेटिशियन आर्यभट्ट, वराहमिहिर, रामानुजन, ये सब बता के जाते, क्या है, एग्जिस्ट ही नहीं करती है। आप बोलेंगे सर मैं बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिख के दिखाऊंगा आपको, ऐसा एकदम जिद पकड़ के 999 लिखने लग गए आप। ये देखो ऐसा बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या आप लिखने बैठ गए कि मैं लिख के दिखाऊंगा बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या। लिखते रहो लिखते रहो, इधर आपका अंतिम छोर पहुंच जाएगा, इसका अंतिम छोर नहीं आएगा। ऐसा लिखते रहो, इधर आपका अंतिम छोर आ जाएगा लेकिन इसका अंतिम छोर नहीं आएगा। समझ आ रहा है? खत्म ही नहीं होगा कभी। इसीलिए बचपन से अपन क्या पढ़े हैं, एक अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9, 2 डिजिट्स में 99, 3 अंकों की 999, 4 अंकों की 9999, 5 अंकों की 99,999। ओवरऑल बताओ बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या, नहीं बता सकते, एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसका मतलब क्या हुआ? दूसरा स्टेटमेंट क्या है? गलत। समझ आ रहा है? केवल कथन एक सत्य है। एप्लीकेशन दिखा रहा हूं मैं। ये बच्चों के साथ दिक्कत यही है कि ये सब छोड़ते हैं बच्चे, उनको क्या है, प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होता है? 1 से, बस इतना जानकारी है कि प्राकृतिक संख्या स्टार्ट कहां से, तो बोलेंगे 1 से होता है सर। लेकिन एग्जाम में प्रश्न ऐसे आ रहे हैं, इस वजह से बाहर हो रहे हैं। पढ़ भी रहे हैं और सिलेक्शन भी नहीं हो रहा है। कारण यही है कि थोड़ा बेसिक को स्ट्रांग नहीं किए हैं। समझ आ रहा है? जो बेस है ना वो बिगड़ा हुआ है। स्कूल में वैसे भी अपन को फॉर्मूला पढ़ाते हैं, निगमन पद्धति से पढ़ाते हैं स्कूल में। तो निगमन पद्धति जानते हैं क्या होता है? शिक्षक भर्ती में ऐसा पढ़ते हैं ना, पेडागोजी। हाँ, सूत्र बता दिए, उसमें वैल्यू रखो, आंसर निकालो। समझ आ रहा है? आगमन पद्धति से पढ़ाना चाहिए। आगमन मतलब कि आप अपने उदाहरण, अपने अनुभव, अपने तथ्यों का यूज करके सूत्र तक पहुंचो पहले। समझ आ रहा है? सूत्र से उदाहरण की ओर जाओ। तो आगमन पद्धति लंबे समय तक रहता है दिमाग। बेस बनाएंगे तभी सिलेक्शन होगा, क्योंकि जब एग्जाम देने जाएंगे ना तो वहां पे समस्या क्या आएगी, एक ही पेपर में इंडियन जीएस, छत्तीसगढ़ जीएस, लैंग्वेज, कंप्यूटर, मैथ्स, रीजनिंग सब कुछ है। आप सोचेंगे पैटर्न वाइज मेरे को मैथ्स के क्वेश्चन याद रहे, नहीं रहेगा। एकदम रैंडम आएगा क्वेश्चन। अचानक से लाभ हानि का प्रश्न आया, फिर अचानक से आपको समय दूरी का आ गया। समझ आ रहा? अचानक से चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन आ गया। तो वो दिमाग का आपका ऐसा घूमेगा ना वहां पे कि अरे यार ये तो पैटर्न भूल गया, क्या था, क्या ट्रिक था। ये सब काम नहीं आएगा। बेस बना के चलिए। सर लाभ हानि का बेस पता है मेरे को, प्रश्न कहीं से भी फेंके बना लूंगा मैं। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का बेस मेरे को पता है, क्या होता है साधारण ब्याज, क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज, फॉर्मूले में जानता हूं कैसे बने हैं। कुछ भी प्रश्न आ जाए बना लेंगे। फिर ये तरीका होता है पढ़ने का, तब क्वेश्चंस बनते हैं। बेस ही बच्चों का खराब रहता है, इसी वजह से दिक्कत होता है। अभी एडीआई का बैच चल रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा हूं मैं। एडीआई का बैच जो अभी सहायक संचालक उद्योग और प्रबंधक का जो निकला है, 30 पद, बहुत बड़ा पद है, पीएससी ले रहा है जिसका एग्जाम। इतने सारे बच्चे आ रहे हैं, इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं, एमबीए वाले बच्चे हैं, उनका बेस अभी भी वीक है। बेस जब बताता हूं तो एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर देखते हैं। 1.5 घंटा 2 घंटा केवल बेस बताता हूं मैं। लाभ हानि पढ़ा रहा हूं तो 2 घंटा तक पूरा मैं ही बता रहा हूं उनको। वो केवल चुपचाप ऐसा हाथ बांध के बैठे देख रहे हैं क्या चल रहा है क्लास में। 1.5-2 घंटा केवल बेस, क्या होता है लाभ हानि, कैसे फॉर्मूले बनते हैं। ऐसा नहीं कि फॉर्मूले 4-5 लिख दिया मैं और वैल्यू पुट करो आंसर निकालो, ऐसा काम नहीं बनता है। 1.5-2 घंटा केवल ऐसा लाभ हानि के मैं सारी बातों को बता रहा हूं, एग्जाम्पल्स खुद से लिख रहा हूं, खुद से सॉल्व कर रहा हूं। केवल वो बच्चे 1.5 घंटा 2 घंटा बैठ के देख रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चंस दे रहा हूं रैंडम में, सब बना रहे हैं। वो एनआईटी के पास आउट बच्चे हैं, सोचो उसमें एनआईटी रायपुर के वेल्लोर इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए हैं, क्योंकि सहायक संचालक का पद बहुत बड़ा हो गया। असिस्टेंट डायरेक्टर का पद है वो उद्योग विभाग में, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी कलेक्टर के रैंक का पद है वो। 85,000 रुपए महीना सैलरी है उसका, स्टार्टिंग से ही इन हैंड सैलरी। डिप्टी कलेक्टर के बराबर का पद है वो। शैक्षणिक योग्यता इंजीनियरिंग मांगा है उसमें, पीजी मांगा है कुछ कुछ विषय में, एमबीए मांगा है, ये सब मांगा है उसमें। बच्चे मेहनत कर रहे हैं, उनका तक बेस वीक है। एनआईटी से पढ़े हैं वो, अच्छे अच्छे बड़े बड़े कॉलेजेस से पढ़े हैं, फिर भी कॉन्सेंट्रेट करते हैं 1.5 घंटा 2 घंटा। बेस ही बनाना है आप, तभी एग्जाम निकलेगा। एग्जाम इसीलिए नहीं निकल रहा बच्चों का। छत्तीसगढ़ के बच्चों के साथ दिक्कत यही है मैथ्स विषय को लेकर के। वो ऐसा पैटर्न वाइज पढ़ाते हैं पढ़ाने वाले टीचर
टाइप 1 के क्वेश्चन, बच्चे भी खुश, टीचर भी खुश। एक मैं बता दिया, 5 आप लगाओ, बढ़िया। बस एक में मैं डेटा को सेट किया हूं, बाकी में आप सेट करो। जहां पे मैं 2 रखा वहां पे आप 3 रख दो, जहां पे 3 रखा वहां पे 4 रख दो। आप भी खुश कह रहे मैथ्स बन रहा है, पढ़ाने वाला शानदार पढ़ा रहा है। कभी जीवन में मैथ्स नहीं पढ़ा था मैं, लेकिन आजकल मैथ्स बनने लगा है मेरे से। ये मस्त पढ़ा रहा है। ये तो एग्जाम में जाकर समझ में आता है क्या पढ़े हुए। खोज रहे हो कौन से टाइप का है, उधर टाइप ही नहीं मैच हो पा रहा है, बेस स्ट्रांग नहीं है ना। एक मैं बताया 4 सेम वैसा ही प्रश्न, फिर एक मैं बताया 4 वैसे ही प्रश्न, क्या दिमाग चलेगा ऐसे? ये तो रटना हो जा रहा है। एग्जाम में थोड़ी याद रहेगा ये वाला टाइप का है कि ये वाला टाइप का है, और क्या पता कोई टाइप का प्रश्न ही ना आए, कुछ अलग ही जा रहा है। संख्याएं तो बहुत सारी अनंत है, वैसे ही अगर देखा जाए तो क्वेश्चंस भी क्या है, अनंत है। लेकिन कंसेप्ट जो है वो अनंत नहीं है, कंसेप्ट जो है ना वो लिमिटेड है। समझ आ रहा है? प्रश्नों की संख्या अनंत है, लेकिन कंसेप्ट अनंत नहीं है, कंसेप्ट लिमिटेड है। कंसेप्ट को सीखो, अनंत प्रश्नों में से कुछ भी आया बना दोगे। कंफर्म बता रहा, थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ोगे सब बन जाएगा। ये प्रश्न समझ आया? एक आध संख्या और लिख लीजिए, बाकी कल बताऊंगा। लिखिए पूर्ण संख्या, लिखिए पूर्ण संख्या, होल नंबर्स बोलते हैं इसको। पूर्ण संख्या, होल नंबर्स। यदि प्राकृत संख्या में जीरो को सम्मिलित कर दिया जाए, यदि प्राकृत संख्या में जीरो को सम्मिलित कर दिया जाए, यदि प्राकृत संख्या में जीरो को सम्मिलित कर दिया जाए तो पूर्ण संख्या बनती है। यदि प्राकृत संख्या में जीरो को सम्मिलित कर दिया जाए तो पूर्ण संख्या बनती है। यदि प्राकृत संख्या में जीरो को सम्मिलित कर दिया जाए तो पूर्ण संख्या बनती है। इफ जीरो इज इंक्लूडेड इन नेचुरल नंबर्स देन इट इज कॉल्ड होल नंबर। इफ जीरो इज इंक्लूडेड इन नेचुरल नंबर्स देन इट इज कॉल्ड होल नंबर। इफ जीरो इज इंक्लूडेड इन नेचुरल नंबर्स देन इट इज कॉल्ड होल नंबर्स। बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस इतना याद रखिए, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स आप पढ़े हैं, उसमें जीरो को मिला दीजिए बस, तो ये संख्याएं क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्या। सबसे छोटी या पहली पूर्ण संख्या क्या है? जीरो। अब गलतियां कहां पे होती है देखो तो एक बार, जैसे मैं आपसे प्रश्न पूछा, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग, सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग। एक और प्रश्न पूछा, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योग, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योग, सम ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5, इनका योग बोला है तो इनका योग बता देंगे। 1 2 3 4 5 का टोटल कितना आ जाएगा? 15 आएगा। लेकिन प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं, पहली पूर्ण संख्या 0, दूसरी पूर्ण संख्या 1, तीसरी पूर्ण संख्या 2, चौथी पूर्ण संख्या 3 और पांचवी पूर्ण संख्या 4। ये देखिए आंसर में फर्क आ गया, 4 3 7 2 9 और 1 कितना? 10। ये तो मैं जनरल बस छोटी छोटी बातें समझा रहा हूं। अब आपको पता ही नहीं है कि पहली प्राकृत संख्या क्या, पहली पूर्ण संख्या क्या, तो फिर ऐसे प्रश्न कैसे बनेंगे आपसे? एवरेज में ऐसे प्रश्न आते हैं। जैसे मैं बोलूं प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याएं, तो प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याएं कहां से कहां तक? 1 से 25। लेकिन मैं बोलूं प्रथम 25 पूर्ण संख्याएं 0 से 24, यहां पर एवरेज अलग आएगा, यहां पर एवरेज आ जाएगा 13 और यहां पर एवरेज आ जाएगा 12। पढ़ाऊंगा एवरेज में। ऐसा क्रम से संख्याएं हैं, सक्सेसिव हैं संख्याएं। समझ आ रहा है? सेम डिफरेंस चल रहा है संख्याओं में। तो एवरेज निकालने का एक तरीका यह भी रहता है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। समझ आ रहा है? एवरेज में पढ़ाऊंगा वो, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करके 2 से डिवाइड करो, एवरेज मिल जाएगा। हर जगह नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा क्रम से संख्याएं हैं ना तो मिल जाएगा फिर आपको। तो वो सब तो बात का मैटर है, ये छोटी छोटी बातें हैं। प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याएं 1 से 25, प्रथम 25 पूर्ण संख्याएं 0 से 24 बनेगा। बातचीत करेंगे कल, देखते हैं इसके आगे का। एक विषय और क्या लग रहा है आप लोगों को? ज्योग्राफी। कोशिश करेंगे बीच में जो गैप हो रहा है 15 मिनट का वो ना रहे, अप डाउन होने के चक्कर में हो रहा है वो, कोशिश करेंगे वो। बाकी नोट्स बनाइए, कल पढ़ाऊंगा परिमेय अपरिमेय संख्या वगैरह बताऊंगा। देखना ऐसी जानकारियां मिलेंगी कि आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि परिमेय परिमेय क्यों है, अपरिमेय अपरिमेय क्यों है।
पाई को लेके कहानी समझाऊंगा कि पाई अपरिमेय क्यों है, जैसे √2 अपरिमेय है, लेकिन एक्चुअल में ये अपरिमेय है क्यों, इसके पीछे का पूरा कहानी समझाऊंगा। तो कल पूरा कंप्लीट करूंगा इसको। बहुत ज्यादा आज हो नहीं पाया है, लेकिन धीरे धीरे करके फैमिलियर हो जाइए एक बार, उसके बाद स्पीड थोड़ा सा बढ़ेगा, थोड़ा ही बढ़ाऊंगा, समझ में आना चाहिए आपको। एक बार फैमिलियर हो जाइए, उसके बाद अपने आप आपका पेन कॉपी चलेगा। देखना, कैलकुलेशन सीख लीजिए, शुरू के 10-12 लेक्चर प्रॉपर अटेंड कर लीजिए, कभी भी कैलकुलेशन को लेकर के कभी भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। पूरे मैथ्स में, पूरे रीजनिंग में, कैलकुलेशन में कहीं नहीं फंसेंगे आप। शुरू के 10-12 लेक्चर ही हैं इंपॉर्टेंट, कैलकुलेशन अगर आपको ठीक करना है तो। कितना भी टफ कैलकुलेशन आ जाए, कुछ भी लिखे, सब बनेगा आपसे। कल देखते हैं इसके आगे का।